हेलो हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रतिज्ञा बैच, क्या हाल चाल है आपके? मेरा नाम अनुराग है और मैं आप लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्यूचर टाइम्स कोचिंग एप्लीकेशन पर। कैसे हैं भाई सब लोग? हम लोग एक बार मिल चुके हैं, हम लोग एक क्लास अपनी कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया था। सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस करा था, हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि पहला दिन था हमारा, तो लाइट से हम लोगों ने स्टार्ट करी थी अपनी पढ़ाई और रिफ्लेक्शन पढ़ा था। ठीक है जी। तो आज अब उसके आगे बात कर रहे हैं एंड आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज उसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है, लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। लाइट वाले चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन तक बात कर ली थी। आज हम लाइट की अगली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रिफ्रैक्शन। क्या नाम है इसका? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो आइए चलिए फिर रिफ्रैक्शन को जरा समझते हैं। ये रिफ्रैक्शन दरअसल क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमारे को अब की बार एक चाहिए पानी का तालाब। क्या चाहिए? एक पानी का तालाब चाहिए और इसमें भाई नीचे की तरफ क्या है? पानी भरा हुआ है। ठीक है। नीचे क्या है जी? नीचे पूरा तालाब है, पानी भरा हुआ है। इसको हमने कहा है ये कोई एक मीडियम है और इसको हमने कहा रेयरर मीडियम। रेयरर यानी कि विरल माध्यम है। और जबकि नीचे की तरफ एक डेंसर यानी कि एक सघन माध्यम है। ठीक है, ये अलग अलग दोनों क्या है? मीडियम है। ऊपर रेयरर यानी कि विरल माध्यम है, ऊपर है कौन? एयर है, एयर हवा। जबकि नीचे कौन है? वाटर। वाटर यानी कि पानी है जी। ठीक है। अब हो ये रहा है कि हवा से लाइट अंदर आती है पानी के अंदर। तो ये जब लाइट अंदर की तरफ आती है तो ये लाइट जब पानी की सतह पे टकराएगी जिस बिंदु पर, वहां हमने एक खींच दिया नॉर्मल। वहां हमने क्या खींच दिया? वहां हमने एक खींच दिया नॉर्मल, जिसको हिंदी में हम लोगों ने कहा है अभिलंब। जिसको हिंदी में हमने क्या कहा है? अभिलंब कहा है। ये कहाँ खींचा जाता है? जहां पर लाइट आकर टकराएगी उस माध्यम की सतह से, सरफेस से, उस पर खींचा जाएगा। और अभिलंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए पानी की सतह के साथ। अच्छा जी। अब इसके बाद ये जो लाइट है वो पानी के अंदर जाएगी और जब लाइट पानी के अंदर जाएगी तो हमें देखना ये है कि क्या ये लाइट सीधी चलने वाली है या इसके साथ कुछ और घटना होने वाली है। तो दानिश कह रहा है रिकॉल करा दीजिए डेली। बेटा करण कुमार, देखते हैं क्या बनेगा करंट कि हमारा अभी जो शेड्यूल है, अब तो करीब करीब शायद आपको एक हफ्ता होने वाला है तो सबका शेड्यूल ना फिक्स हो जाएगा अब कि कौन कौन सी क्लासेस तुम्हारी कब 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 होने वाली हैं। तो मैं तुमको, और जब हम लोग मंडे को मिलेंगे तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी क्लास का शेड्यूल क्या डिसाइड हुआ है, कि हमारी क्लास कब कब होने वाली है, डेली है या फिर वीक में 3 डेज है, 4 डेज है। ये मैं करण कुमार आपको मंडे को बताऊंगा। दानिश, हाँ बिल्कुल, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं शायद दिमाग में नहीं आया मेरे, वरना मैं एक बार रिवाइज करा देता। तो कोई बात नहीं, अभी रिफ्रैक्शन पढ़ो आप और रिफ्रैक्शन के बाद पक्का फिर मैं आपको एक बार जो हमारी पुरानी वाली क्लास थी, यानी कि हमने जो एक क्लास इससे पहले किया है उसमें क्या हम लोगों ने डिस्कस करा है, मैं वापस से अभी उसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी फिलहाल यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि कोशिश मैं ऐसी इसी तरीके से करूंगा कि कोई ऐसी बात ना हो जो आपको समझ में ना आए। चलो जी। ये लाइट है। अच्छा, ये याद रखेंगे, लाइट जो आ रही है बेटा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आपतित किरण। कौन सी है ये? आपतित किरण है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। अब ये लाइट पानी के अंदर जब आएगी तो क्या ये सीधी चलने वाली है? तब क्या ये इसी तरीके से सीधी चली जाएगी? तो आंसर है जी नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। ये लाइट सीधा नहीं चलने वाला। ये लाइट हल्का सा क्या हो जाएगा? हल्का सा तिरछा हो जाएगा और तिरछा होकर जाएगा फिर
तो ये हमने देखा कि भाई तिरछा किधर हो सकता है, ये जो आपने बनाया ना, इसकी जो एक्चुअल पाथ है, इसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, उससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी होगा, बट इस स्थिति में ये थोड़ा सा अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे इस तरीके से कुछ अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, और ये पानी के अंदर जब आएगा तो सीधा नहीं चलता है, हल्का सा तिरछा हो जाता है और अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। और ये वाली लाइट को हम कहते हैं क्या है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। परिवर्तित किरण। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड। और ये थोड़ा सा याद रखेंगे, इसमें एंगल याद रखना है हमारे को। दूसरी बात क्या है, जो इंसिडेंट रे के साथ आपने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है, इसे कहेंगे आई, और जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ बनाया है उसे कहते हैं आर। यहाँ पर जो आर है, इसका नाम तो वही है, सेम ही है, क्या है, आपतित कोण है, आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और दूसरा इसका नाम क्या है, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा मेन रहता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अब मैं एक बार पूरा बता देता हूँ कि भाई लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो लाइट में ना कुछ परिवर्तन आता है, यानी कि कुछ चेंजेस होते हैं। अब वो चेंजेस अभी तो हम यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से सिर्फ एक ही देख पाए हैं। अब वो क्या देख पाए हैं कि लाइट एक्चुअली अपनी दिशा से थोड़ा सा अलग मुड़ जाती है और डायरेक्शन चेंज करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी है जो हमारे को यहाँ पर ध्यान रखना है, लंबा चलने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना होता है कि किधर की तरफ मुड़ेगी। अभी तो वो अभिलंब की तरफ आई है, अभिलंब से दूर भी जाएगी। तो ये सारी पॉइंट एक एक कर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। पहले आप क्या कर ले, इस डायग्राम को बना ले, ताकि फिर मैं आगे बढ़ पाऊं, ताकि मैं क्या कर पाऊं, आगे बढ़ पाऊं। तो देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल बातें लिखी हुई हैं कि हमारे को इस डायग्राम से ये पता चलने वाला है आई को क्या कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, आने वाली लाइट आपतित किरण, यानी कि ये आपकी इंसिडेंट रे हो गया। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, अपरिवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अलग अलग मीडियम चल रहे हैं यहाँ पर, डेंसर मीडियम यहाँ पे पानी है, रेयर मीडियम यहाँ पर एयर है। तो ये थोड़ा सा आप हल्का सा ही डायग्राम बनाएं, 1 मिनट का समय लगेगा, जल्दी से बना ले बट अपनी नोटबुक में, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, ओके, बन गया डायग्राम, कर लिया नोट सर। रिफ्रैक्टेड रे बेटा ये वाली है जिसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन हो जाने के बाद, ठीक है, यानी कि जो रे एक्चुअली आपके किसी मीडियम के अंदर आ गया, पानी के अंदर आ गया, उसमें रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि ये वाली होगी, नीचे वाली, इसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। देखो, अब आगे चलते हैं। अब इसका जरा डेफिनेशन नोट करते हैं सबसे पहले कि रिफ्रैक्शन क्या है, अपवर्तन क्या है। तो रिफ्रैक्शन है क्या दरअसल, तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे, व्हेन लाइट
is going from one medium to another, from one medium to another, then it will bend, then it will bend either towards the normal or away from the normal. ठीक है, क्या कह रहा है ये? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब वह अभिलंब की तरफ या दूर की तरफ मुड़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन और परावर्तन एक ही चीज है। दानिश पूछ रहा है, दानिश नहीं, हमने जो पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने परावर्तन ही पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ही पढ़ा था। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। रिफ्लेक्शन एक बार आप क्या कर लो, एक बार अभी आज की क्लास देखने के बाद, आज की क्लास करने के बाद जो थोड़ा भी आपको जब फ्री टाइम मिलेगा तो फिजिक्स में ही पुराना वाला रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, मतलब जब हमने किया था तो वो रिकॉर्ड हो गया होगा अब, तो वो आप उसको देख लें, आपको रिफ्लेक्शन पूरा समझ में आ जाएगा। हमने पहले रिफ्लेक्शन ही पढ़ा था, परावर्तन ही पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया, रिफ्रैक्शन का सीधा सीधा सा डेफिनेशन बन गया कि लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तब वो मुड़ जाती है। अब वो कहाँ मुड़ जाएगी? या तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ती है या उससे थोड़ा दूर की तरफ मुड़ती है। कब अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, कब दूर की तरफ मुड़ेगी, ये अभी मैं आपको टेबल बनाऊंगा, उससे लिखाऊंगा। दूसरी बात कि भाई ये जो रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है, इसका नियम क्या होता है, और नियम से भी सबसे पहले तो डिस्कशन करने वाली बात यह है कि भाई रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है। यानी कि लाइट दरअसल जब हवा से पानी में जाए, पानी से हवा में जाए, कहीं भी जाए, भाई ये तो लाइट की मर्जी है। बट सवाल यह है कि लाइट हवा से पानी में जा रही है, पानी से हवा में जा रही है, बट वो मुड़ती क्यों है? ये बताओ, क्यों मुड़ती है वो? हमें ये तो पता है लाइट अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट अभी सीधी चल रही है, अचानक से पानी में गई, इधर मुड़ गई, ये कभी इधर मुड़ गई। बट सवाल है क्यों भैया, क्यों? बताओ। ठीक है, क्या कारण है इसका? ये लिख लिया सबने? ये तो आई होप सबने लिख लिया होगा। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन होने का कारण। ठीक है, when light is moving from one medium to another, from one medium to another, its speed changes, resulting into change in its direction। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जब प्रकाश
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, में जाता है, तब उसका वेग बदल जाता है। वेग भी ना लिखो गति बदलती है, परिणाम स्वरूप दिशा बदल जाती है। दिशा बदल जाती है। ठीक है जी, ये है। क्या कह रहा है, अब जरा समझते हैं इसको। कह रहा है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यार हमें ये बात तो पता है कि वो अपनी दिशा बदलती है, ये तो सब लोगों को पता है। मगर ऐसा दरअसल क्यों हुआ? क्योंकि लाइट का स्पीड बदल जाएगा, और लाइट का जो स्पीड बदलता है उसका परिणाम ये होता है कि लाइट अपनी क्या कर देती है, दिशा को भी बदल देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से पढ़ेंगे, अभी इसके बाद पढ़ेंगे, जो क्या हो जाएगा, अच्छा थोड़ा सा ना मैं इसको बोल्ड कर दूं, देखने में दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों को, उन्होंने मैसेज लिखा है, बड़ा लिख लिए। हाँ, अभी थोड़ा सा बेटर आएगा, मैंने हल्का सा इसका फॉन्ट चेंज, साइज चेंज करा है, अभी तो को बेहतर आएगा। तो जो रिफ्रैक्शन का नियम है, वो नियम भी यही बात बोलता है। तो नियम भी यही बात बोलता है कि लाइट की भैया देखो जो स्पीड बदल रही है, जितना उसका स्पीड का बदलना है उतना ही उसका दिशा का बदलना भी होता है। ये दोनों एक समान रूप से होते हैं, जितना दिशा का बदलती है उतना ही उसका स्पीड बदलता है। और कितना परिवर्तन होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, चाहे स्पीड में चाहे दिशा में, वो एक बराबर होता है। दोनों माध्यम के लिए वो कैसा होता है, हमेशा फिक्स होता है, जिसको फिर आगे स्नेल्स लॉ के नाम से जाना गया है। तो सघन और विरल में अंतर कैसे जानेंगे? अमन राजपूत ने पूछा है सर सघन और विरल में कैसे जानेंगे? तो देखो, सघन और विरल में कैसे जानेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक तो बहुत आसान सा है कि भाई आप हवा है, हवा के मुकाबले पानी की बात कर रहे हैं, तो हवा की घनत्व कम होती है, पानी की घनत्व ज्यादा होती है। एक तो आप इसी से आप इसको विरल कहेंगे, इसको सघन कहेंगे। दूसरा जो तरीका वो है, ये है कि यहाँ पर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और पानी में लाइट की स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये पानी की है। तो जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा है, जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा है बेटा, वो हमेशा कहलाएगा विरल यानी कि रेयरर। और जहां पर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, वो हमेशा क्या कहलाएगा, आपका सघन कहलाएगा, यानी कि डेंसर मीडियम कहलाएगा। इसको तो रट्टा मार लेंगे अपन। क्या कहा, जहां पर लाइट की स्पीड कम है वो सघन माध्यम होगा, जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा आएगी वो वहां पर क्या होगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। एक तरीका ये भी है देखने का। दूसरा तरीका देखने का ये है, आप डेंसिटी से भी अंदाजा लगा सकते हैं, घनत्व से भी अंदाजा लगा सकते हैं। हवा की डेंसिटी काफी कम है, यहाँ पर लाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी। पानी की डेंसिटी ज्यादा है, अधिक है, यहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वो भी आ गया, कारण भी आ गया कि भाई क्यों हुआ है, स्पीड चेंज होने की वजह से, स्पीड में बदलाव होने की वजह से क्या आता है, रिफ्रैक्शन आता है। अब आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का नियम। भाई अपवर्तन का नियम क्या कहता है? भाई अपवर्तन का नियम ये कहता है कि एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी,
सर ये पानी में प्रकाश की चाल लिखी है या डेंसर मीडियम की? अच्छा दानिश, वो पानी में लिखी हुई है, वो डेंसर मीडियम की नहीं लिखी हुई है, पानी की लिखी हुई है। हर माध्यम में पानी लाइट की चाल अलग अलग होती है, हर माध्यम में। जैसे हवा में अलग है, पानी में अलग होगी, शीशे में अलग होगी, किसी तेल वगैरह में निकालेंगे अलग होगी। कोई भी पारदर्शी मीडियम है जिसके अंदर लाइट अंदर जा सकती है, शीशे के अंदर लाइट की स्पीड अलग होगी। तो हर माध्यम के अंदर अलग अलग होती है। वो जो लिखी थी वो पानी की लिखी थी, ठीक है। कितनी है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जो साइन आई, अगर मैं जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसकी हम आपतन कोण की बात कर रहे हैं, तो कोण जितना भी हो, चाहे 30 डिग्री का हो, 40 डिग्री का हो, 50 डिग्री का हो, उसकी हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, उसको हमने साइन वैल्यू निकालना है बटे साइन आर। तो इन दोनों को अगर हम इसका रेशो निकालेंगे तो इनका जो रेशो होगा वो इसे म्यू से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? म्यू से दर्शाया जाता है। और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत रहेगी, इसका मान क्या रहेगा? नियत रहेगा, बदलता नहीं है, नियतांक रहता है ये, ठीक है। मतलब कि किसी एक मीडियम से लाइट आएगी, दूसरे में जाएगी, तो साइन आई और साइन आर, कोई भी आप आई की वैल्यू रख दो, कोई भी आर की वैल्यू रख दो, मगर ये म्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। तो यहाँ पे ये जो म्यू है, इस म्यू को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। हिंदी में से कहा जाता है अपवर्तनांक। क्या कहा जाता है हिंदी में से? अपवर्तनांक कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या है जी? म्यू है। म्यू क्या बता रहा है? देखो मैं एक चीज और बताऊंगा। ये तो एक तरीका हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अरे भैया, इसे हम लोग कहते हैं, यहां लिख देता हूं, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम, इस नाम से भी इसको हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं, स्नेल का नियम। तो ये जो चीज हमने लिखी है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसका ये जो पहला वाला है जो बोर्ड पे अभी लिखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी अभी तुम्हें कुछ और बताता हूँ, फिर बताऊंगा, देखो तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। इतनी बात कर ली हमने। देखो अभी इसी में एक चीज और लिख रहा हूँ। म्यू निकालने का ना एक तरीका और भी है, ठीक है, बट उसपे से पहले आपको कुछ चीज याद दिलाता हूँ। अभी मैंने एक चीज पूछी थी आपसे, आपसे मैंने पूछा था रिफ्रैक्शन क्यों होता है, अपवर्तन क्यों होता है। अभी मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, अपवर्तन क्यों होता है, और फिर मैंने आपको बताया भी खुद से। क्या बताया? मैंने कहा कि भाई लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। जैसे अभी हमने पानी के केस में देखा था, लाइट हवा से जब पानी में आई थी तो उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से घटकर केवल 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड रह गई। उसकी काफी स्पीड चेंज हुई। इस दौरान हमने क्या देखा कि उसकी स्पीड के चेंज के साथ साथ उसकी दिशा भी बदल गई, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। और मैंने आपसे कहा कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे स्पीड में हो रहा हो चाहे उसकी दिशा में हो रहा हो, ये एक समान होगा, ये एक समान होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि लाइट की स्पीड में जितना बदलाव होगा उतना ही उसकी दिशा में बदलाव होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है, ये जो म्यू की वैल्यू है, ठीक है, ये आप साइन आई अपॉन साइन आर से तो निकाल ही सकते हैं, बट एक और तरीके से निकाल सकते हैं। और वो दूसरा तरीका क्या है कि लाइट की स्पीड में कितना फर्क पड़ रहा है। जैसे मैं क्या बोलूंगा? C1 बटे C2 कहूंगा। क्या कहूंगा? C1 बटे C2 कहूंगा। C यहां पर लाइट की स्पीड को दर्शा रहा है। C जो लेटर है वो लाइट की स्पीड को दर्शा रहा है, प्रकाश की चाल को दर्शा रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम
इसे बोलेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश, प्रकाश की चाल बटे स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम। प्रकाश की चाल, ठीक है। क्या लिखा है? प्रकाश की चाल पहले माध्यम में कितनी थी बटे प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में कितनी है। इससे क्या निकल आएगा? इससे आपका ये निकल कर आएगा, क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आएगा, अपवर्तनांक निकल कर आएगा। तो अपवर्तनांक निकालने के दो तरीके हैं, एक ये भी है, एक ये भी है। सी क्या है यहाँ पर? जो लाइट की स्पीड है, कई जगह पर वो v से लिखते हैं, कई जगह पर c से लिखते हैं, मैं c से लिख रहा हूं, ठीक है। अभी एक बच्चा है जिसने पूछा कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? अभी तक सारी बात तो कर रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब नहीं जान रहे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब नहीं जान रहे, मतलब अभी डिस्कस करता हूं मैं। सबसे पहले इसको लिखो फिर, क्योंकि क्या होता है ना, आधे टाइम में बच्चे बातें कम सुनते हैं, लिखते हुए ज्यादा हैं। तो पहले लिखने वाला काम कंप्लीट कर लो, ताकि फिर तुम मेरी बात पे सारा फोकस करो। फिर बोर्ड पे फोकस नहीं होना चाहिए, लिखने पे फोकस नहीं होना चाहिए। ये पहले लिखो, ठीक है? सभी ने लिख लिया? फिर तुम्हारा फोकस मेरी बात पर होना चाहिए। फिर मैं तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊं क्या है। डन डन, ओके ओके ओके। सुनो, अब सुनो फिर मेरी बात। देखो क्या हुआ, फिर से शुरू करता है। मैंने कहा लाइट हवा से पानी में जा रही है, ये हटा देता हूं इधर से अब, ठीक है। क्या कर रहे हैं? लाइट हवा से पानी में जा रही है। तो मैंने आपसे कहा जब लाइट हवा से पानी में जाएगी तो उसकी स्पीड बदल जाती है। कितनी हो गई जी? इतने से इतनी रह गई, इतने से इतनी रह गई। तो मैंने कहा कि जितना उसका स्पीड बदलेगा ना, लाइट का उतना ही एंगल भी बदल जाएगा, लाइट का उतना ही एंगल भी बदल जाएगा। तो यार लाइट की स्पीड कितनी बदल गई, उतना ही उसका एंगल भी बदला होगा। यानी कि ये दोनों वैल्यूज एक बराबर आएंगी, समझ रहे हो? तो ये दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी? एक बराबर आएंगी। यार यही बात तो हमने बोली। ये क्या है? इसे मान लेते हैं C1, नीचे क्या है? C2। ये किसके बराबर आएगा? साइन आई बटे साइन आर के बराबर आएगा। ये है कहने का मतलब, समझ रहे हो? जितना स्पीड बदल गया उतने ही इसके एंगल में बदलाव आया होगा। यानी कि एंगल का रेशो और स्पीड का रेशो अनुपात एक बराबर आएगा। और इसी अनुपात को क्या कहा जाता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। इसी अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कितना मुड़ने वाली है, कितना अपनी स्पीड को बदलने वाली है, या कितना मुड़ने वाली है। ये जानकारी मुझे कहां से मिलती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलती है, अपवर्तनांक से मिलती है, ठीक है। अब जैसे कि लाइट हवा से पानी में गई, लाइट हवा से पानी में जा रही है, तो देखो ऊपर लिखता हूं हवा की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸। नीचे पानी की स्पीड 2.25 × 10⁸ कटेगा कटेगा और ये आ जाएगा आपका करीब 1.33। तो 1.33 क्या आ रहा है? ये रेशो आ रहा है, किसका आ रहा है? हवा से जब पानी में लाइट जा रही है। ध्यान से देखना, जब लाइट हवा से पानी में जा रही है तो रेशो कितना आ रहा है? 1.33 आ रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई भी एंगल डाल दें, आई डाल दें, कोई भी एंगल आर डाल दें, अपनी मर्जी से कोई भी डाल दें, क्योंकि लाइट हवा से जब पानी में जाएगी तो जरूरी थोड़ा इसी एंगल से जाए, वो तो किसी भी एंगल से एंट्री मार सकती है। तो कोई भी एंगल से एंट्री मारेगी, बट जब भी तुम साइन आई अपॉन साइन आर निकालोगे तो हर बार कोई भी एंगल हो, हर बार वैल्यू 1.33 ही आएगी। ये मतलब है। अब तुम एक काम करें, देखो उसमें एक और निकाल कर देखते हैं अभी। अगर लाइट हवा से, ठीक है, कहा हवा से कहा जाती हो? ग्लास में जाती हो, ठीक है। किस में जा रही हो? शीशे में जा रही है, ठीक है। तो यहां लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड,
सेकंड मीडियम कौन सा है जिसमें गई है? ग्लास में गई है। ग्लास में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब जरा म्यू निकालते हैं। तो इसका म्यू क्या आएगा? म्यू का फॉर्मूला होता है C1/C2। C1 1 का मतलब क्या है? लाइट इन फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम मतलब लाइट पहले कहां पर है? C1 हमेशा ऊपर कौन आएगा? ऊपर वो वाला माध्यम आएगा जिसमें लाइट है, से जिसमें जाएगी वो सेकंड मीडियम। पहला कौन सा होगा? जिसमें लाइट है, से किस में जा रही है? सेकंड मीडियम में जा रही है। तो भैया अभी हवा में है 3 × 10⁸, शीशे में गई, रह गई 2 × 10⁸, कटेगा कटेगा, आंसर आ रहा है 1.5। यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? शीशे का है। और पानी का अपवर्तनांक कितना आया था? पानी का आया था बेटा 1.33। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है स्पीड ज्यादा बदल रही है। स्पीड ज्यादा बदल रही है, इसका मतलब एंगल भी ज्यादा बदल रहा है। लाइट हवा से पानी में गई तो उसमें जो स्पीड में परिवर्तन हुआ वो कम था। लाइट जब हवा से शीशे में गई तो उसकी स्पीड का परिवर्तन ज्यादा था, इसीलिए एंगल का परिवर्तन भी ज्यादा होगा। जी कितना है? 1.5 होगा। हवा में 1.3 था। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें बहुत बहुत हल्का तुम्हें न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। हल्का फुल्का तुम्हें इसमें न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। अमन राजपूत अभी रिफ्रैक्ट वो वहां भी जाते हैं। आगे मत भागो बेटा, आगे मत भागो। आगे भागोगे कुछ फायदा नहीं है। साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो। पहले एक चीज क्लियर कर ले। अभी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं, अभी ये समझ में आ जाए, फिर हम उसके आगे की बात पढ़ेंगे। अब तुम आगे भाग जाओगे तो मैं तुम्हारी बात का जवाब थोड़ा ना दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है वहां पर आने में देर है अभी। तो तुम आगे भागोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, फिर मुझे तुम्हारा कमेंट इग्नोर करना पड़ता है। इसलिए मैं बोल देता हूँ कि यार आगे मत भागो, साथ साथ चलो। ठीक है, अभी आई बात समझ में? तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये था हमारा अपवर्तनांक। अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये तो सबने लिख ही लिया था, ये इसको निकालने का तरीका हो गया। चलो आगे। फैक्टर्स, फैक्टर्स that affect value of refractive index। ठीक है, वो कारण जो अपवर्तनांक को प्रभावित करते हैं, उन कारण की बात करेंगे। ठीक है, एयर और वाटर किसका स्पीड ज्यादा है? बेटा एयर और वाटर का कोई स्पीड नहीं होता है। एयर और वाटर के अंदर लाइट का स्पीड होता है, और जाहिर सी बात है एयर में ज्यादा होती है और पानी में कम होती है ना? तो अच्छा जी, तो कौन कौन है? पहला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया वो कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाए। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बदलता है? जब आप मीडियम ही बदल दें। जब हम मीडियम ही बदल दें, माध्यम ही बदल दें। अभी लाइट कहाँ जा रही है? हवा से पानी में जा रही है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? 1.3 आएगा। लाइट अब हवा से कहाँ जाने लगे? शीशे में जाने लगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आने लगेगा? 1.5 आने लगेगा। लाइट अगर हवा से किस में चली जाए? हीरे में चली जाए। किस में? हीरे में चली जाए, डायमंड में जाए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? 2.4 आएगा। तो देखो लाइट की स्पीड, अब ये नंबरों से क्या पता चलता है? नंबरों से ये पता चल रहा है कि यहाँ लाइट की स्पीड थोड़ा बदली है, यहाँ लाइट की स्पीड ज्यादा बदल गई है, और यहाँ तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा बदल रही है। यानी कि जो हीरे में एकदम से लाइट की स्पीड बहुत कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बदलने से बदल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? अगर आप टेम्परेचर बदल दें। क्या बदल दें? टेम्परेचर बदल दें, तापमान बदल दें। या टेम्परेचर बदलने से भी क्या होता है? फर्क पड़ेगा। कैसे?
जैसे कि अगर आप सीधी सी बात करें कि लाइट हवा में है, हवा का टेम्परेचर ही अलग है, तो वहाँ हवा में टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से भी क्या होगा, हवा की डेंसिटी पे प्रभाव होगा, और अलग अलग डेंसिटी पर अलग अलग स्पीड आती है, और अलग अलग स्पीड की वजह से अलग अलग अपवर्तनांक आएगा। टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, घनत्व हो गया, ठीक है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कलर ऑफ लाइट, प्रकाश का रंग, ये इंटरेस्टिंग है चौथा वाला। एक्चुअली लाइट के जो अलग अलग रंग है ना, उन सब की भी ना उन सब की भी ना स्पीड अलग अलग है। जैसे लाल रंग की स्पीड हवा में अलग होगी, हरे रंग की स्पीड हवा में अलग होगी, नीले रंग की स्पीड हवा में अलग होगी। तो जब सबकी स्पीड अलग अलग है, अलग अलग स्पीड से भाग रहे हैं, तो जब उनकी स्पीड में बदलाव आएगा वो भी अलग अलग होगा, है ना। तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हरे रंग के लिए अलग आएगा, पीले रंग के लिए अलग आएगा, लाल रंग के लिए अलग आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब अलग अलग हो जाता है, या तो आप मीडियम ही चेंज कर दो। अभी पानी था, आप शीशे को लेने लगो, और अगर आप पानी माध्यम नहीं बदलते हो तो सिर्फ पानी का टेम्परेचर बदल दो, तो भी स्पीड बदल जाएगी। पानी की डेंसिटी बदल दो तो भी स्पीड बदल जाएगी। लाइट का रंग बदल दो, जैसे अभी पानी के अंदर रेड कलर की लाइट का स्पीड चेक करोगे अलग आएगा, हरे रंग का अलग आएगा, नीले रंग का अलग आएगा। तो स्पीड भी चेक, अगर हम रंग भी चेंज कर देंगे तो भी स्पीड बदल जाएगी, अपवर्तनांक बदल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चार है जिनकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रभावित होता है, बदलता है। चारों को लिख लो, चारों को लिख लो। किसी ने पूछा था हवा का, बेटा हवा का होता है 1.0003, यानी कि मतलब ऑलमोस्ट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर आ जाए, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाए, 1 के बराबर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लाइट की स्पीड में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जितनी स्पीड से पहले भाग रही थी उतनी स्पीड से अब भी भाग रही है, तो ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब प्रकाश निर्वात से हवा में आता है, तो जब प्रकाश हवा निर्वात से हवा में आता है तो उसकी उसके ऊपर जो स्पीड में परिवर्तन होता है वो बहुत मामूली सा होता है, जिसकी वजह से होता जरूर है बट बहुत मामूली सा होता है। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है ऐसे ही आता है, 1.003 के करीब। क्या बोल रहा है, सीजीएल में फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, सीजीएल में फिजिक्स के करीब रहेंगे 2 3 4, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 जाता है। कह रहे हैं कि अगर लाइट का कलर ना बदले, माध्यम का कलर बदल जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, माध्यम के कलर से नहीं पड़ेगा, लाइट के कलर से पड़ेगा। हीरे का अपवर्तनांक बेटा लिखा हुआ है 2.4 होता है। ठीक है, चले आगे, ये लिख लिया सबने। ये पानी का लिखा हुआ है अपवर्तनांक, सही से लिख देता हूं ना मैं, पूरा पूरा ही लिख देते हैं। वाटर, वाटर का होता है 1.3, ग्लास शीशे का होता है 1.5, और डायमंड हीरा इसका होता है 2.4। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो अभी हमने ये भी लिख लिया, ऑल राइट। चलो अब एक बनाएंगे टेबल। टेबल क्या कहती है, व्हेन लाइट ट्रैवल, इतना सब लिख देते हैं, हटाओ से। जब प्रकाश डेंसर से
रेयरर में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा। और जब वो रेयरर से डेंसर में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ बातें हैं जो हमसे पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर है स्पीड, यानी कि उसकी चाल। तो देखो, अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा, विरल में, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, एरो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ दर्शा रहा है, यानी कि बढ़ेगी। बेटा अगर स्पीड बढ़ती है तो याद रखना उसका जो वेवलेंथ है, जिसे क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ये भी बढ़ेगा। हालांकि फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी जो उसकी आवृत्ति होती है, इस पर कोई असर नहीं होगा। क्रॉस लगा रहा हूं, क्रॉस का मतलब ही क्लियर समझ में आना चाहिए, कोई असर नहीं हो रहा है। कलर ऑफ लाइट, माध्यम बदलते वक्त प्रकाश का जो रंग है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बेंड टुवर्ड्स, डेंसर से रेयरर जा रही है। अवे फ्रॉम नॉर्मल, विलंब से दूर की तरफ मुड़ेगी। म्यू की वैल्यू डेंसर से रेयरर जा रही है, ऊपर ज्यादा है, नीचे नीचे ज्यादा है, एक से कम हो गया। ठीक है, अब यही सारे पॉइंट इधर भी लिखेंगे। पहला, स्पीड यानी कि चाल कम हो जाएगी। दूसरा, वेवलेंथ, हेलो, हाँ नमस्ते, तुम कहाँ छुट्टी उट्टी पे चल रहे हो क्या आजकल? अच्छा अच्छा अच्छा, आओ यार फिर 2-3 बजे के बाद आओ, थोड़ा सा काम था। ठीक है, तो मैं याद दिला दूंगा एक बार तुम्हें, 3 बजे के बाद आना। ठीक है। सॉरी गाइस, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य घटेगा तो घटेगा, स्पीड घटेगा तो घटेगा। तीसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इस पे कोई फर्क नहीं है। चौथा है कलर, कलर पे भी कोई फर्क नहीं है। रंग, ये बदलता नहीं है, लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, रंग बदलेगा नहीं। बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की तरफ मुड़ती है, अभिलंब की तरफ मुड़ती है। और छठा नंबर है, म्यू की वैल्यू 1 से अधिक होगी। तो एक बार क्या करेंगे, सारी बातें लिखेंगे फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें छोटा सा चाहो तो डायग्राम और यहाँ पे बना लेना, कि जब लाइट कहाँ आ रही है, डेंसर से रेयरर आ रही है। ठीक है, तो
तो डेंसर से रेयरर आएगी तो वो दूर की तरफ मुड़ेगी ऐसे, और जब वो रेयरर से डेंसर आ रही है तो वो पास की तरफ मुड़ेगी ऐसे। ठीक है, अब इसको लिख लो, नोट करो। नोट कर लोगे फिर मुझे बताओगे कि हो गया है। लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब जरा इसको एक बार क्या कर लेते हैं, देखो ऊपर से नीचे एक बार रिवीजन मार देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखो 6 पॉइंट बन रहे हैं। जब लाइट सघन से विरल में जाती है और जब विरल से सघन में जाती है, तो ये सारे सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सवाल पूछने का तरीका क्या हो सकता है? सवाल पूछने का तरीका ये हो जाएगा कि कहता है कि लाइट जब सरल से सघन से विरल में जाती है तब उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या असर होता है? आंसर होना चाहिए कोई असर नहीं होता। जब वो ये कह देता है कि लाइट, देखो ध्यान से सुनना, लाइट में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। सवाल सुनो, लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तब उसकी म्यू की संख्या यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की संख्या 1 से अधिक है। तब बताएं लाइट सघन से विरल में गई है या विरल से सघन में गई है? तो देखो म्यू की संख्या 1 से कम है, 1 से अधिक है। देखो इसका ये आपने कैसे निकाला होगा? ये बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। अगर प्रकाश किस में है, अभी उसकी C1/C2 हम बात कर रहे हैं। अगर ऊपर कौन सा है, सघन माध्यम है, और नीचे विरल माध्यम है, ठीक है, यानी कि इसमें स्पीड कैसी रही होगी? कम रही होगी। मान लेते हैं यहाँ पर 2.25 है और यहाँ पर रेयर है, यहाँ पर 3 है। तो आंसर कैसा आएगा? आंसर आएगा 1 से छोटा। तो यहाँ पर जो म्यू हो जाएगा कैसा हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। कब? टेंसर से रेयरर जाने पर। अब इसका उल्टा कर लो, लाइट जब कैसे जा रही हो, रेयरर से टेंसर में जा रही हो, तो रेयर से टेंसर में क्या होगा? ऊपर स्पीड ज्यादा होगी 3 के बराबर, नीचे स्पीड कम होगी, मान ले 2.25 है। तब क्या हो रहा है? तब ये हो रहा है कि म्यू की वैल्यू 1 से अधिक आ रही है। तो म्यू की वैल्यू कब 1 से कम होगी, कब 1 से ज्यादा होगी? क्वेश्चन बना दिया खुद से अपने मन से, हमने पढ़ा नहीं है ये ऐसा कुछ। ये बटे हमारे एग्जामिनर बड़े तुर्रम खा, मतलब अपने आप ही क्वेश्चन बना रहा है कि अगर म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है, म्यू की वैल्यू 1 से कम है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा, ऐसे कह देगा कि भाई म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मान ले। तब बताओ लाइट की स्पीड बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी? अरे बाप रे, घुमा दिया, देखो पूरा पूरा दिमाग घुमा देगा। ये क्वेश्चन ऐसा है, अच्छा खासा तुम एग्जाम कर रहे हो और तुम्हारे को जो फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाना चाहिए था 30 सेकंड में, यहाँ तुम्हारे को अचानक से चक्कर आ जाएगा। फिर से सुनो, कह रहा है म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है, बताओ स्पीड बढ़ गई है कम हो गई? तो 1 से ज्यादा है यानी ये स्थिति होगी, प्रकाश विरल से सघन में आया है
और जब विरल से सघन में आएगा तो स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है ना। तो इस तरीके से बना बनाकर भी सवाल दिया जा सकता है, इसीलिए आपको क्या करेगा, ये टेबल खासा मदद करने वाला है। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन अभी यहाँ देखें तो मोटा मोटा हमारा खत्म हो गया है, रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, अब बेटा हमारे पास रह जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या रह जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के उपयोग, उपयोग। क्या आएगा, अब अपवर्तन के उपयोग आएगा, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या क्या है, छोटे छोटे से एक बार लिखेंगे फिर डिस्कस करते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सितारों का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से ही होता है। सितारों का टिमटिमाना, ठीक है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का बनना। अभी इंद्रधनुष बनाएंगे, अभी अगली क्लास में बनाएंगे, अगली से अगली में बनेगा इंद्रधनुष का बनना, क्योंकि अभी रिफ्रैक्शन पढ़कर इंद्रधनुष समझ में नहीं आएगा, इंद्रधनुष को पूरा पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा उसमें रिफ्रैक्शन कैसे हुआ है। एक और 1.33 में अपवर्तन किसका ज्यादा मानेंगे बेटा, जो वैल्यू बड़ी है उसी को ज्यादा मानेंगे ना, 1.33 को ही मानेंगे ज्यादा। 3 नंबर, ऑब्जेक्ट बेंडिंग ऑफ स्टिक, अंडर वाटर, पानी में, पानी में किसी छड़ी या छड़ का तिरछा दिखाई देना। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई पेंसिल है, स्टिक है, मार्कर, कोई भी चीज को अगर हम पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डाल देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, वो तिरछी दिखती है, टेढ़ी दिखती है। दानिश ने पूछा एक से ज्यादा तो स्पीड कम हो जाए। बेटा दानिश आपने बात सही से नहीं लिखी है, टिमटिमाने में अपवर्तन का उपयोग है। बेटा ये जो सब हैं, ये जो सारे हम यहाँ पर रीजन लिख रहे हैं, इन सब में अपवर्तन होने वाला है, इन सब में रिफ्रैक्शन होने वाला है, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, ये कहां से आ गए तुम अभिषेक बीच में, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस कैसे ले आए तुम। अभी फिर बीच में कोई ले आएगा बेटा मोशन, अभी कोई एक्सीलरेशन ले आएगा, ऐसे बीच में मत लेकर आओ। कॉनकेव मिरर जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसके ऊपर। हाँ, कॉइन का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, अमित यादव ये सही बोल रहा है, अगला पॉइंट वही लिखने वाला था मैं। ऑब्जेक्ट्स लुक क्लोजर एंड बिगर अंडर वाटर, पानी में रखी वस्तु ऊपर की तरफ और बड़ी दिखाई देती है, और बड़ी दिखाई देती है। पानी में रखी वस्तु, वही जो कॉइन वाली आपने बात, जैसे हमने किसी गिलास में, बाल्टी में कोई सिक्का रख दिया, तो पहली चीज तो वो सिक्का थोड़ा ऊपर दिखता है और बड़ा दिखता है। ये स्विमिंग पूल में भी होता है, जब हम स्विमिंग पूल में नीचे जमीन को देखते हैं तो वो हमारे को ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देती है, कैसे, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देती है और बड़ा दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कई बार तो स्विमिंग पूल की कोई गहराई में गहराई ही नहीं है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, अभी 5वां पॉइंट और आएगा, मगर 5वां पॉइंट यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने लिख लिया होगा। तो 5वां पॉइंट लिख पाऊंगा क्या यहाँ पर, चलो कोशिश करते हैं।
नहीं, दूसरे स्क्रीन पे लिखता हूँ। ये हटा दूं ना, ये लिख लिया है ना सबने? काश कोई 12th में ऐसा पढ़ा था। बेटा 12th की पढ़ाई इससे बहुत सुपीरियर है। ये तो मैं तुम्हें 9th और 10th का पढ़ा रहा हूँ। 12th की पढ़ाई तो बहुत सुपीरियर है इससे। तारे दिखा देती है वो। ठीक है, ऑल राइट। 5th पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है? सन अपीयर्स 2 minutes earlier earlier than its actual sunrise. सूर्य, अरे सूर्य अपने सूर्योदय के समय से 2 मिनट पहले नजर आ जाता है। और इसी में एक और पॉइंट बनता है, सन अपीयर्स 2 minutes later 2 minutes later than its sunrise. सूर्य अपने सूर्यास्त के समय से 2 मिनट बाद तक दिखता है। ठीक है, तो समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है ये पॉइंट। तो लिखो फिर, यार टाइम हो गया, चलो करते हैं अभी। 1-2 मिनट और लेते हैं, जल्दी से लिखो, फिर मैं तुम्हें कुछ समझाऊं कि ये हुआ क्या है यहाँ पर। सनसेट आएगा उधर, मैंने कहाँ लिख दिया? ओहो, सनराइज लिख दिया। इट्स सनसेट। ऑल राइट, थैंक यू अविष्का और पंकज। ये किसका नाम है यार? ये अलीविया, अलीविया क्या है ये? अलीविया एच। अच्छा, सिमरन ने भी बोला था सनसेट के लिए। लिख लिया ना? देखो ये क्या कहता है, ये कह रहा है ये हमारी पृथ्वी और ये पृथ्वी का वायुमंडल। हम सभी जानते हैं हमारा जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें अलग अलग परत बनी हुई है, अलग अलग लेयर बनी हुई है, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मीसोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अलग अलग लेयर बने हुए हैं जिसमें हवा का तापमान अलग अलग है। अब अलग अलग तापमान होने की वजह से जब प्रकाश इन लेयर से होते हुए गुजरता है तो प्रकाश में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि इन सबका टेम्परेचर अलग अलग है। टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण जब लाइट इनसे होते हुए गुजरती है तो उसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो इसकी वजह से सपोज आप यहाँ खड़े हुए हैं जमीन पर और आपके पास जो लाइट आ रही है उसमें कुछ रिफ्रैक्शन होने की वजह से
लाइट इस तरीके से आपके पास आती है। अब ये जैसे सूरज है, ठीक है, अभी ये जो सूरज है ना, मान ले अभी ये कहाँ है, ये नीचे है, यानी कि ये पूर्ण रूप से अभी उगा नहीं, उगने वाला है, बट उगने से पहले ही एक्चुअली में ये दिखाई देगा हमको। क्यों? क्योंकि लाइट जो सूरज से आ रही है ना, ऐसे घूमती हुई आ रही है, मुड़ती हुई आ रही है, तो मुझे मालूम देगा जैसे कि ये लाइट मेरे पास शायद यहाँ से आ रही हो। एक्चुअली में सूरज मुझे अपनी स्थिति से 2 मिनट पहले दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में है तो पीछे, वो तो लाइट ऐसे बेंड होता हुआ आ रहा है, जबकि मुझे दिखाई देगा यहाँ पर एकदम स्ट्रेट, एकदम सर के ऊपर, सामने, सर के ऊपर नहीं, सामने की तरफ, यानी कि अपनी पोजीशन से ही कहाँ चल रहा है, 2 मिनट आगे चल रहा है, रिफ्रैक्शन होने की वजह से, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट तो बेंड हो रही है। बट ऐसे समझ लो जैसे कि आपका सामने दरवाजा है, कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है, दरवाजे के पीछे नहीं, बराबर में खड़ा है, दरवाजा खुला हुआ है, मगर उससे आप उसे देख नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि उससे जो सीधी लाइट आ रही है वो आप तक आ ही नहीं सकती। सोचो उससे लाइट ऐसे घूम कर आता है तो वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसको, इस पूरे प्रोसेस को ना एक बार मैं ना कल दोबारा से समझाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम हो गया, दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो इसको ना अभी मैं तुमको कल पढ़ाऊंगा टोटल, कल नहीं सॉरी यार, अब हमारी क्लास मंडे को होगी, तो जब मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो इसके बाद ही कर रहे हैं, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट और तुम्हें ऐसे समझाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली माजरा क्या है, क्या मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, सूर्य अपने उगने के समय से 2 मिनट पहले दिखता है, और जब सूरज डूब जाता है तो डूब जाने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है। ये था पॉइंट नंबर 5 और 6, जो रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है गाइस, तो अभी क्या करते हैं, दैट्स ऑल करते हैं, मतलब कि सेशन को समाप्त करते हैं। इसके बाद मिलेंगे मंडे को, मंडे को पढ़ेंगे इसके आगे की कहानी, यानी कि अब तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बस वो तीसरी वाली है जो थोड़ी सी और डिटेल में जाएगी, बाकी वाली फिर फटाफट फटाफट खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक एक घंटे में हम एक क्लास में एक ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा स्पीड आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, सी यू गाइस, सी यू ऑन मंडे नाउ, चलो।